ओके। ओके, नोट डाउन। तो पहला मॉडल स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिखो फर्स्ट मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिखो क्या है ये? वाटरमेलन मॉडल है। तो थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने ये बोला कि एटम कैसा होता होगा, एटम ऐसा होता होगा। अच्छा, जब ये मॉडल आया तब प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है? जब ये मॉडल आया तब प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई एटम ऐसा है, एक ऐसा स्फीयर होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, वो रेड पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो जो रेड पार्ट है वो तो मान लो आप पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव स्फीयर लिखा हुआ है। जो वाटरमेलन का रेड पार्ट है उसको ऐसा मानो जैसे कि एटम में पॉजिटिव चार्ज, और जो उसकी सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, वो मानो आप इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि एटम ऐसा होता है कि जैसे कि वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज और जो उसके सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड मतलब धसे होना, धसे हुए हैं रेड पार्ट के अंदर, उनके अकॉर्डिंग जो थॉमसन मॉडल था। बाद में ये रिजेक्ट कर दिया गया, उसके रिजेक्ट के रीजन भी देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो पहले डायग्राम बनाएंगे फिर पॉइंट लिखना इसका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, वही 9th वाली चीजें हैं और आप वो सब जो जानते हैं वही वाली चीजें हैं। डायग्राम बनाओ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। मैं पहला पॉइंट लिखे, लिखो इट वॉज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। ये पहला एटॉमिक मॉडल था। इट वॉज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, ये पहला एटॉमिक मॉडल था। सेकंड पॉइंट, द एटम इज स्फेरिकल इन शेप। द एटम इज स्फेरिकल, द एटम इज स्फेरिकल इन शेप in which mass and positive charge, in which mass and positive charge is uniformly distributed, in which mass and positive charge is uniformly distributed, and electrons are embedded, बोर्ड पे लिख दिया मैंने, and electrons are embedded, मतलब embedded मतलब धसे होना, into it, embedded into it in such a manner, embedded into it in such a manner so as to give it maximum stability, क्या पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट रहता पूरे वाटरमेलन के अंदर रहता है या एक कॉर्नर में को रहता? पूरे वाटर में, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, इस मॉडल के और दो नाम कौन कौन से हैं? प्लम पुडिंग और दूसरा वाटरमेलन। तो लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल।
प्लम पुडिंग एक केक होता है ना, इसमें केक वो जो लगी होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, PLUM, प्लम पुडिंग मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या पूरा मास पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है ना, और अगर पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है तो एटम कहीं से खाली नहीं है, पूरा अंदर मास फैला हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, whole part of the atom, whole part of the atom is occupied that means the atom can be considered as as a hard sphere, इसको हार्ड स्फीयर हम मान सकते हैं जिसमें कि पूरा मास पूरे एटम में फैला हुआ है यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट पॉइंट, इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था और इसको रिजेक्ट किया था रदरफोर्ड ने। अब हम देखें कैसे रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लें, दिस मॉडल was rejected after result of Rutherford experiment, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कराया था, उसके बाद इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें अभी कोई भी बात नहीं है, ये क्लास 9th में जिसने पढ़ा होगा वही लिखाया है, ठीक है। तो इसके बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे पहले एक्सरे क्या होता है। एक्सरे बीच में आया था कहीं पे, है ना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। तो वो एक्सरे देखो कैसे बनाई जाती हैं। क्या हमने वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, उसके अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब लिया आपने, है ना, और ये मेटल इलेक्ट्रोड है हमारे, कुछ ऐसा था हमारा। तो जब ये कैथोड रेज, ये माइनस है ये प्लस है, जब ये कैथोड रेज इस इलेक्ट्रोड से टकराती है ना, मेटल इलेक्ट्रोड से, तो क्या किया गया, इस जो ट्यूब है इसके बाहर, ट्यूब में नहीं, ट्यूब के बाहर एक डिटेक्टर लगाया गया, फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई। फोटोग्राफिक प्लेट ऐसी प्लेट होती है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे वो कोटिंग हुआ करती थी। ये भी पता लगाती है कि कोई चीज आती है तो इस पे स्पॉट बन जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ कोई ना कोई चीज आकर टकराई है। तो जब कैथोड रेज मेटल इलेक्ट्रोड से जाकर टकराती हैं तो एक अननोन रेज यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे बाहर, ट्यूब के बाहर जब हम फोटोग्राफिक प्लेट रखते हैं तो वहां पे कुछ स्पॉट बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूब के बाहर भी कोई रेज निकल रही हैं। इनकी डिस्कवरी की थी रोंजन ने, तो जब उन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी तो उस टाइम उन्हें सिर्फ इतना पता था कोई नई रे बनी है, देखी गई है, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है, लेकिन तब तक उन्हें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था। तो क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता था, तो जैसे मैथ में कुछ नहीं पता होता तो क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम एक्स। तो इन्होंने भी कहा लेट अस अज्यूम एक्स, तो इनका नाम एक्स रख दिया, एक्स रेज। और आज तक इनका नाम एक्स रेज ही चला रहा है, लेकिन आज हमें इनकी प्रॉपर्टी पता है, आज तो पता है, लेकिन उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि भाई उन्होंने अपने मुंह से रखा था तो भाई चेंज ना करे, उनकी याद बनी रहेगी, उन्होंने कितने प्यार से नाम रखा होगा, तो उनकी याद को बना रहने देते हैं। उनकी याद में आज भी इसका नाम एक्सरे ही चल रहा है, वरना इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीट पता है हमें क्या होती है। तो ये डायग्राम लिखना है और साइंटिस्ट का नाम लिखना है, सिर्फ इतनी बात है एक्सरे, है ना। तो लिखो
एक पॉइंट में डिक्टेट भी कर दूंगा, ये बोल लो। हाँ डायग्राम, और ये नाम जरूर याद रखना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे वहां मिलेगा आपको ये नाम। हाँ लिखा होगा ग्रीन बॉक्स में रंजन। ये कोई भी फ्लोरेसेंट मटेरियल रख दिया हमने या फिर फोटोग्राफिक प्लेट, कुछ भी रख सकते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट भी रख सकते हैं। लिखो इसमें एक पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखना इसमें एक्सरे में। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक, इसके बाद लिखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक द dense metal anode, the dense metal anode, डेंसिटी इसकी हाई होनी चाहिए, हैवी मेटल होना चाहिए, dense metal anode, then X-ray are produced, then X-ray are produced, then X-ray are produced, ठीक है। when cathode rays strike high dense metal anode then X-ray are produced. Second point, they are not deflected by, they are not deflected by electric and magnetic field, they are not deflected by electric and magnetic field. तो अगर डिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो कैसी होंगी, ये न्यूट्रल होंगी, तो ब्रैकेट में लिख लेना न्यूट्रल, सिर्फ न्यूट्रल लिख लो उससे समझ जाएंगे, ब्रैकेट में लिख लेना न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत खतरनाक होती है, मैंने एग्जांपल भी बताया था, ये इतनी खतरनाक होती है हमारी बॉडी की तो आर पार निकल जाती है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, they have very high penetrating power, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, that's why they used, that's why they used for the study of interior of, for the study of, that's why they are used for the study of interior of objects, ऑब्जेक्ट के इंटीरियर की स्टडी करने में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या क्या कह रहे हो, अभी तो मैंने ऐसी बोली है भाई, रिपीट कर दो, मैं तो ऐसी बोल रहा हूं, फिर बता दो। हेड लिखेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, सिर्फ हेडिंग लिख के पहले यहां ध्यान दे,
फिर ये डायग्राम बनाना आराम से। रेडियो एक्टिविटी, हाँ जी देखो यहां पे रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? हेनरी बैकरल। ये नाम याद रखना है। अरे हेनरी ऐसे लिखा जाता है, इनका नाम ये अपना आई लिखते थे, हेनरी बैकरल। ठीक है, इन्होंने बताया था। अच्छा रेडियो एक्टिविटी पहले सुन लो, अभी नोट मत करो। रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज? सुना है नाम इसका? रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? रेडियो एक्टिविटी, अच्छा यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम के बारे में सुना होगा। एटम बम किससे बनता है? इसे तो बनता है, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, इनसे तो बनता है। अच्छा यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम जो होता है या प्लूटोनियम जो होता है, इनका जो एटॉमिक मास है बहुत हाई है, और एटॉमिक नंबर भी बहुत हाई है इनका, है ना। और यूरेनियम एक होता है 235 होता है यूरेनियम। ये जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बहुत 90 के आसपास इनका होता है। एक्यूरेट तो मेरे याद नहीं अभी, 90 के आसपास। अब न्यूक्लियस में अगर किसी का एटॉमिक नंबर 90 है तो मुझे बताओ न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 90। और इतने सारे प्रोटॉन जब न्यूक्लियस में आप भर दोगे तो आपको क्या लगता है वो रह पाएंगे फिर एक साथ? इतने सारे प्रोटॉन अगर आपने एक साथ रख दिए न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का साइज बहुत कम होता है, उसमें 90 प्रोटॉन एक साथ रखना, और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्शन। इस वजह से हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लगातार डिकम्पोज होते रहते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस में इतना रिपल्शन लगता है, इतना रिपल्शन लगता है, वो स्टेबल नहीं रह पाते और वो लगातार जो है डिकम्पोज होते रहते हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्मेट में टूटते रहते हैं ताकि उनके न्यूक्लियस में इतने सारे एटम ना रहे, वो कम हो जाए। तो हम क्या लेंगे? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंगे कोई भी, यूरेनियम ले लो, प्लूटोनियम ले लो, थोरियम ले लो, है ना। यूरेनियम इंडिया में तो ही नहीं, 1% है इंडिया में यूरेनियम, है ना। यहाँ थोरियम बहुत ज्यादा है ना। यूरेनियम तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और भी कजाकिस्तान है वहां मिलता है, यूरेनियम नहीं है। बाकी यूरेनियम सबसे बढ़िया होता है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, बाकी मैं थोड़ा उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो देखो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हेनरी बैकरल ने क्या देखा? हेनरी बैकरल ने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है अगर इनको रख दिया जाए, क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं, अपने आप खत्म होते रहते हैं। और डिकम्पोज किस फॉर्म में होते हैं? ये अल्फा रेज निकालते हैं, बीटा रेज निकालते हैं और गामा रेज निकालते हैं, है ना। ये अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। अब देखो यहां पे, जब अल्फा रेज को या फिर जो रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहा था, हमने क्या किया? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार दिया, एक तरफ प्लस प्लेट एक तरफ माइनस प्लेट। तो देखा रेडिएशन में से कुछ पार्टिकल तो माइनस प्लेट की तरफ मुड़ गए, कुछ प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गए और कुछ बिना डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए। जो माइनस प्लेट की तरफ मुड़े थे इसका मतलब उन पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उनका नाम दिया गया अल्फा रेज। और अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी। अल्फा रेज किस पार्टिकल से मिलकर बनेगी? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अभी पढ़ के आए हैं, बताओ कितना चार्ज होता है? हीलियम +2 होता है, ठीक। और जो बीटा रेज थी, क्योंकि ये प्लस प्लेट की तरफ मुड़ी थी, मतलब इन पे खुद पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। तो बीटा रेज बिल्कुल इस तरीके से थी जैसे कि क्या होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा रेज कोई किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई है, ये प्योरली रेज होती हैं, वेव होती हैं। नो पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनती, ये प्योरली रेज होती हैं हमारी, और न्यूट्रल होती हैं। बताओ बीटा रेज कैसी होंगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। गामा रेज कैसी होंगी? पॉजिटिवली चार्ज। और अल्फा रेज, गामा रेज कैसी होंगी? न्यूट्रल, ठीक है। अब हेनरी बैकरल ने स्टार्टिंग की थी रेडियो एक्टिविटी की, उसके बाद मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी। मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज भी मिला था रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि उन पे इतना ज्यादा काम किया था। मैरी क्यूरी की तो डेथ भी रेडियो एक्टिविटी की वजह से हुई थी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं, रेडियो पेनिट्रेट कर जाते हैं बॉडी में। तो ये सारी चीजें लिखेंगे। और एक बात और, इनमें सबसे पावरफुल पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा की। तो जो बीटा रेज हैं, बीटा रेज, इनकी अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करें
तो 100 टाइम्स होती है अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर की, ठीक है। और गामा रेज की बात करें, गामा रेज है इनमें सबसे खतरनाक, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है 1000 गुना 1000 टाइम होती है अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर की। पीपी मतलब पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना ही पेनिट्रेट कर सकती है। डायग्राम बनाओ, ये सारे पॉइंट लिखो हैं। ये अल्फा, अल्फा की तो सबसे कम है। हाँ बिल्कुल, गामा तो बहुत खतरनाक होती है। ये डायग्राम बनाओ और ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं नाम हेनरी बैकरल और जितने पॉइंट है वो लिखो।
एक साइड को कर देगा रेडिएशन को, इधर इधर रेडिएशन नहीं जाने देगा, इधर रेडिएशन ये नहीं जाने देता, एब्जॉर्ब कर देता है। तो लेड बॉक्स की एक खास बात है, ये रेडिएशन को पेनिट्रेट नहीं करने देता, पावरफुल होता है। क्योंकि नोट नहीं, ये रेडिएशन नहीं जा पाता इसमें से। ठीक है, आगे चलो। तो ये सारी चीजें तो कुछ काम की नहीं है हमारी, ये हम कर चुके हैं। आगे लिखेंगे, पहले रदरफोर्ड मॉडल से पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट करना है, तो हेड लिखेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सेटअप। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सेटअप। अब रदरफोर्ड अपना मॉडल देंगे। रदरफोर्ड ने थॉमसन का गलत कर दिया, गलत इस एक्सपेरिमेंट से किया था, फिर ये अपना मॉडल देंगे जो कि होगा हमारा रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन उससे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट देख लो, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। हेडिंग लिखो, सिर्फ ये डायग्राम बनाने लग गए, देखो अभी हेडिंग लिखनी है सिर्फ। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया कि अल्फा पार्टिकल जहां से मिल सकते हैं, अल्फा पार्टिकल कहां से आ सकते हैं, रेडियो एक्टिव मेटेरियल जो है एलिमेंट है वहां से आ सकते हैं। तो इसमें कोई भी रख दिया होगा, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जो अल्फा पार्टिकल हमें दे सके, है ना। तो अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, फिर एक यहां पे कोई स्लिट लगा दी कि बाकी जो बाकी रेडिएशन ना हो, सिर्फ एक एक दो ही हमें रेडिएशन मिले, उसको कंसंट्रेटेड कर दिया एक जगह है। हाँ, ये भी लेड की हम बना सकते हैं, लेड ले सकते हैं। फिर यहां पर एक सर्कुलर प्लेट लगा दी, यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है। फोटोग्राफिक प्लेट की खास बात बताई थी, फ्लोरेसेंट मटेरियल की तरह होती है, इसका काम भी डिटेक्ट करना ही होता है कि कौन से पार्टिकल से टकराए हैं कौन से नहीं, वहां ग्लो क्रिएट होता है। होगा क्या, फिर बीच में रखी एक, क्या रखा है, थिन शीट ऑफ गोल्ड। गोल्ड की बहुत थिन शीट रख दी। गोल्ड की खास बात है कि गोल्ड की बहुत थिन शीट बनाई जा सकती है, और मेटल की इस प्रॉपर्टी का कुछ नाम भी है, मेलेबिलिटी, जिससे वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो गोल्ड की बहुत अच्छी होती है, सिल्वर की भी होती है, लेकिन गोल्ड की बहुत शानदार होती है। गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल आती नहीं है ना, मिठाई पे, रसगुल्लों पे लगी हुई आती, और गोल्ड की तो बहुत रेयर देखने को मिलती है, और सिल्वर की आप अक्सर देखेंगे। ठीक है, अब उसमें नकली भी होती हैं, असली भी होती हैं, नकली भी तो होती है। चलो, तो उसको नकली और असली, मान लो आप मिठाई लेने गए हैं, काजू कतली लेने गए हैं, और उस पर जो है सिल्वर की फॉइल लगी हुई है, तो आप देख रहे हैं, तो आप अगर आपको चेक करना होगा कि नकली है कि असली है, तो उससे एक पीस लो, भैया एक पीस दिखाना, उसकी फॉइल उठा के ऐसे करके देखना, अगर उसकी गोली बन गई तो वो नकली है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो जब फॉइल में कन्वर्ट होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और उसकी गोली नहीं बनी, वो ऐसे पाउडर में ऐसे चला, गोली नहीं बनी, तो फिर वो ओरिजिनल है, तो फिर वो खरीद लेना। ठीक है, और खरीद के फिर यहाँ ले आना। ठीक है, तो गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और बाकी मेटल की भी ठीक होती है मेलेबिलिटी, गोल्ड की बहुत अच्छी होती है। गोल्ड की इतनी थिन शीट बनाई जा सकती है जिसमें 3, 4 या 5 ही एटम आ जाए, इतनी थिन शीट भी बनाई जा सकती है गोल्ड की, तो कि इसमें 4, 5 ही एटम आ जाए गोल्ड के, तो इतनी पतली फॉइल बनाई जा सकती है। अब जब ये पहले एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में वो पहले कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे रदरफोर्ड, फिर उसके ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे, पहले ऑब्जर्वेशन फिर उसके कंक्लूजन लिखेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। तो उन्होंने देखा जब अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे भेजा गया गोल्ड फॉइल पे भेजने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल थे, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो देखो ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं अल्फा रेस की फॉर्म में, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे, है ना, ये डिफ्लेक्ट हो गए कुछ ऐसे, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। एक पार्टिकल 20,000 में से एक, 20,000 बहुत होते हैं, 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जैसा गया था बिल्कुल उसी पाथ से वापस भी आ गया। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे
कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए, फ्यू पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और 20,000 में से एक पार्टिकल है जो 180 डिग्री के एंगल से बाउंस बैक हो गया, मतलब जिस पाथ से गया था 180 डिग्री एंगल से उसी से वापस हो गया। ये ऑब्जर्वेशन किसने देखे हैं? रदरफोर्ड। अब इन ऑब्जर्वेशन के बाद इसकी कंक्लूजन लिखेंगे हम। अब ऑब्जर्वेशन से पहले हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के बाद जो दूसरा डायग्राम बनेगा वो ये है कि गोल्ड फॉइल कुछ ऐसी हमने बनाई है। अब देखो यहां पे कुछ ऐसी गोल्ड फॉइल बनाई है जिसमें कितने एटम आ जाएं? 3 या 4 एटम ही आ जाएं। कुछ ऐसी गोल्ड फॉइल बनाई है ना। और गोल्ड फॉइल में एटम होंगे और सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस को प्लस से दिखा दिया हमने। तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल को भेजा तो देखो अल्फा पार्टिकल को जब भेजा गया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कैसे निकल जाते हैं? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, नो डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। अच्छा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कौन सा होता है? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। कितना पॉजिटिव होता है? +2। अच्छा, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है और इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा चार्ज इनको डेविएट कर सकता है? अगर इन पे खुद पे पॉजिटिव है, नेगेटिव डेविएट करेगा, पॉजिटिव। अगर रिपल्शन मिल रहा है, रिपल्शन आ रहा है, तो रिपल्शन तो सेम टाइप का चार्ज करेगा, है ना, अट्रैक्शन थोड़ी आ रहा है। तो इन्होंने देखा कि मैक्सिमम सीधे चले गए और कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट हो जाते हैं। बोलो कौन से पार्टिकल डेविएट होंगे? जो न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे वही तो डेविएट होंगे, क्योंकि जितना पास जाएंगे उतना रिपल्शन लगेगा। तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो डेविएट हो जाते हैं कुछ एंगल से, और ऐसे पार्टिकल बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं थे, है ना। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो जिस एंगल से गए, क्योंकि आमने सामने आ गए होंगे, उसी एंगल से वो वापस हो गए। लेकिन ऐसे पार्टिकल 20,000 में से एक ही था। 20,000 पार्टिकल गए होंगे, उनमें से एक पार्टिकल ऐसा गया होगा जो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गया होगा। अब ये सारी चीजें, ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें क्या बता रहे हैं? अगर पॉजिटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल पूरे एटम के अंदर होता तो क्या सारे अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट होना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन क्या सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं? नहीं। पहली बात ये कि मैक्सिमम पार्टिकल तो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे चले जाते हैं, पहली बात तो यही है। तो इसका मतलब यहां से एक बात निकलती है कि पॉजिटिव चार्ज होगी, थॉमसन ने बताया था कि वाटरमेलन की तरह पूरे एटम में फैला हुआ है, वो पूरे एटम में नहीं फैला हुआ। अगर पूरे एटम में फैला होता तो रिपल्शन पूरे एटम पे लगता, सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट होते। ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाते। दूसरी बात, कुछ ही पार्टिकल हैं, दूसरा पॉइंट भी इस बात को सपोर्ट करता है कि कुछ ही अल्फा पार्टिकल हैं जो डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज वाकई बहुत कम है, उस पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम कम है, जितना एटम का वॉल्यूम है उसके रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव चार्ज कम है। और नेक्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल इसको 100% करेक्ट कर दे रहा है। 20,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से वापस आ रहा है, तो 20,000 में से एक का वापस आना यह प्रूव करता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे वॉल्यूम के अंदर होगा, तभी तो 20,000 में से एक वापस आ रहा है। और 20,000 में से 100, 200, 300, 500, 1000 वापस आते तो हम कहते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम जो है थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा पार्टिकल मिले हैं। 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है, मतलब एक ही पार्टिकल है जो आमने सामने पड़ता है 20,000 में से, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है वो। तो यहां से प्रूव होता है कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअल में बहुत छोटा होता है, बहुत कम सेंटर पे होगा और बहुत कम वॉल्यूम के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा, और बाकी एटम का पार्ट बिल्कुल खाली होता है। अच्छा, बाकी पार्ट में कौन से पार्टिकल होंगे? इलेक्ट्रॉन। और इस छोटे से पार्ट में कौन कौन से पार्टिकल हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। और किसी भी एटम का मास किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। किन दो पार्टिकल की वजह से होता है? तो यहां से एक बात पता चली कि किसी भी एटम का मास पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहां पे रखा हुआ है वो सेंटर पे रखा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सारी बातें थॉमसन की गलत हो गई। ये एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट कभी गलत थोड़ी होते हैं। रदरफोर्ड तो जो चीज देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको कि मैंने जब एक्सपेरिमेंट कराया तो ये देखा, तो जो चीज वो देख रहे हैं वो थोड़ी ना गलत हो जाएगी। और जो थॉमसन मॉडल था वो तो हाइपोथेटिकल मॉडल था, थॉमसन ने कुछ सोचा होगा, वो कुछ पॉइंट लिख दिए होंगे, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ये वाला मॉडल एक्सपेरिमेंटल है जो रदरफोर्ड दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, इसमें तो गलती नहीं है। ठीक है।
तो पहले आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बनाओ। ये वाला नहीं बनाना, ये दोनों सेम ही है, तो आसान जो पड़ेगा वो बना लो, ये बना लो। ये एनसीईआरटी में ये बना हुआ है तो इसलिए बोल रहा हूं ये बना लो। ये वाला बनाओ, लेड प्लेट वाला। देखो इसमें लेड प्लेट लगी हुई है, जो बाकी जो रेडिएशन होगा उसको खत्म कर देगी। ओके। हो गए। दूसरा डायग्राम बनाओ। ये वाला डायग्राम बनाओ।
बना लिया डायग्राम, लिखो पॉइंट लिखो। लिखो फास्ट, लिखो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, fast moving alpha particles are projected towards are projected towards are projected towards a very thin gold foil, a very thin gold foil, ब्रैकेट में लिख लेना टारगेट, मतलब ये हमारा टारगेट है, इस पे इलेक्ट्रॉन गिराने हैं हमें। इसी में आगे लिखो after striking the foil, after striking to the foil, after striking to the foil, कोमा लगाकर, paths of alpha particle, paths of alpha particle, paths of alpha particle, after striking to the foil, कोमा लगाकर, paths of alpha particle can be traced by flash produced on the photographic plate, फोटोग्राफिक प्लेट पर जो फ्लैश प्रोड्यूस होगी उसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहां पे स्ट्राइक किए हैं। ठीक है, ये तो सेटअप के बारे में था। तो सेटअप से पहले लिखेंगे, अब हेडिंग बनाएंगे ऑब्जर्वेशन, कि क्या क्या चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मैंने अभी बातें बोली थी। ऑब्जर्वेशन, तो पहला ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या देखा, पहला ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर, most of the alpha particles are passed straight through the foil, passed straight through the foil without any deflection, straight through the foil without any deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। Second point, few alpha particles are deflected, few alpha particles are deflected by small angles, deflected by small angles, third observation, very few alpha particles, very few alpha particles, ब्रैकेट में लिख लेना 1 in 20,000, 1 नियरली 1 in 20,000, 20,000 में एक, ब्रैकेट क्लोज, deflect by almost 180 degree, deflect by almost 180 degree। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन increases, angle of deflection increases with increase in atomic number of metal, angle of deflection increases with increase in atomic number of metal, with increase in atomic number of metal। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन को देखकर कुछ कंक्लूजन निकालने हैं, तो एक सब हेडिंग लिखे इसी में, कंक्लूजन।
ये अब कंक्लूजन में एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अब कंक्लूजन में ऑब्जर्वेशन के एक एक पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट क्या है ऑब्जर्वेशन का, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा जो एटम है वो मैक्सिमम पार्ट एटम का खाली है, क्योंकि सारा मास तो सेंटर पे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम पार्ट खाली है। जो खाली पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत घूम रहे हैं। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, लिखे मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन कैसा होगा, बहुत ही कम होगा, वो कम पार्ट में है। तो सेकंड कंक्लूजन लिखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ एटम, टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ एटम is concentrated and most mass of the atom is concentrated in very small region, in very small region called nucleus, called nucleus, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 20,000 में से एक का वापस आना क्या प्रूव करता है, न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होगा या बहुत बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो नेक्स्ट कंक्लूजन लिखें ऑब्जर्वेशन का, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू, as compared to the size of atom, as compared to the size of atom। नहीं नहीं, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, नेक्स्ट कंक्लूजन। अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या था, एटॉमिक नंबर, इफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो मुझे आप ये बताएं अगर किसी मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो क्या उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर ही होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो मुझे बताओ क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव में रिपल्शन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, रिपल्शन इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। तुम बताओ, यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको लिखो, ये डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, किसी ने नहीं पूछा, इन्होंने पूछा, बड़ी बात पूछा था। इन्होंने पूछा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव से रिपल्शन तो लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्यों नहीं लगा रहे, जबकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। नहीं, ज्यादा क्यों है, दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है भाई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड सेम होता है कि नहीं होता है, ये है आंसर कंसंट्रेटेड वाला। भाई आप ये देखें, ये जो हमने ये बनाया है, देखो यहां इलेक्ट्रॉन भी तो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्यों नहीं लग रहा, जबकि पॉजिटिव से रिपल्शन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन भी तो लगना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि प्रोटॉन तो एक जगह कंसंट्रेटेड है, जबकि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट होते हैं, पूरे एटम में घूमते हैं, पूरे एटम में घूमते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं है। अगर कंसंट्रेटेड नहीं है तो उनका चार्ज भी कंसंट्रेटेड नहीं होगा,
तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे। जबकि प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, वो एक साथ मिला के पॉजिटिव चार्ज को रिपल्शन दे रहे हैं, तो रिपल्शन तो ऑब्जर्व होता है, अट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है। इस बात को चलो लिख लो, उन्होंने पूछा, नोट बना के लिख लो कि अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, attraction due to electron cannot be observed, attraction due to electron cannot be observed because electrons are not concentrated, because electrons are not concentrated, that's why their charge is not concentrated, that's why their charge is not concentrated, and hence attraction is very less, and hence attraction is very less, इसलिए अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिस वजह से हमें अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। आज हमने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर लिया, कल रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे। जो किसी बात को गलत कर देगा तो फिर सही बात भी तो बतानी पड़ेगी, तो अभी तो बात गलत की, अब सही बात कल पढ़ेंगे।